Assalamu alaikum, dear students. Here is Kumail Haider and welcome to octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को कंप्लीट किया था और आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल। टॉपिक है हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है। और इस चैप्टर के अंदर ना बेटा उन्होंने कुछ लाइंस लिखी हुई है आपकी बुक में, इसमें इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन मैं इन्हीं लाइंस को वेरी क्विकली आपको मैं समझाते हुए जाऊंगा और इसमें बहुत डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। जो आपकी कोर्स में होगा उसी हिसाब से हम उसको देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसमें डिटेल देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी ये कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो आप लोगों ने 9th लेवल पे पढ़ी है, ठीक है, तो उस पर यहाँ पे दोबारा उन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ, तो उसको हमने जस्ट क्विकली उसको एक दफा हमने पढ़ना है, इसमें डिटेल हमने स्टडी नहीं करना, ठीक है। तो इसमें कुछ मॉडल्स के बारे में मैं बताऊंगा। उसमें पहला उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बुक उन्होंने जिक्र किया हुआ है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, या जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। और तीसरा हमारे पास होगा दैट वुड बी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसको भी हम थोड़ा बहुत हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो ये 3-4 मॉडल्स है या 3-4 एटम्स के हवाले से थीरीज है जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। आज का हमारा लेक्चर इसी के ऊपर होगा। तो सबसे पहला हम यहाँ पे कुछ ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट जो हमारा मॉडल्स होंगे, ठीक है, वो होगा बेटा डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल बेसिकली 19th सेंचुरी में पेश किया था, ठीक है। 19th सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने एटम को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया, या एक एटम के हवाले से कुछ थ्योरी पेश किया, उनको डाल्टेनियंस एटॉमिक मॉडल या सिंपल डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। सो इन 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन, he was an English टीचर, ठीक है, इंग्लैंड का बेसिकली ये था, तो ये स्कूल टीचर था। he was सेंचुरी जॉन डाल्टन put forward an atomic model to explain an atom। एटम को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल पेश किया, उस मॉडल का नाम क्या था बेटा? डाल्टन्स एटॉमिक
मॉडल। ठीक है, इसके कुछ पॉस्टुलेट्स है जिनको हम वेरी क्विकली पॉइंट्स के शक्ल में हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे उसको। पॉस्टुलेट्स है, पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अच्छा जी, इस मॉडल के मुताबिक तमाम के तमाम मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनती है। उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है। ठीक है, एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकता। इसी तरह से थर्ड जो पॉइंट उन्होंने बताया वो ये था कि किसी भी द एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स, ठीक है, या द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द सेम वॉल्यूम। तो इसकी डिस्कस की मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था बेटा? फर्स्ट पॉइंट इज all matter are made up of, मैं जल्दी जल्दी करता हूं, made up of a tiny particles called atom। ठीक है, इनको एटम कहा। ठीक है, दूसरा पॉस्टुलेट क्या था बेटा इनका? कि एन एटम इज इनडिविजिबल। एटम इज इनडिविजिबल, एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकता। The atoms of the atoms of same elements have same mass and chemical properties। ठीक है, और जो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे उनके क्या होंगे? डिफरेंट मैस और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे। द एटम्स ऑफ different element have different mass and volume। इनका mass भी डिफरेंट होगा और वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। ठीक है, इसी तरह से ये पॉइंट्स तकरीबन मैंने पहले काफी दफा डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, आपके अपने लेवल पे भी पढ़ी होगी। तो ये पॉइंट है बेटा। इसी तरह से एन एटम्स ऑफ different elements combined in a simplest whole ratio number to form a compound। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है बेटा, an atom can neither be created nor destroyed। ये था बेटा डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल के पॉस्टुलेट्स। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। डाल्टन्स के एटॉमिक मॉडल के ये पॉस्टुलेट्स है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इनके पॉइंट्स थे। बेसिकली यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि सबसे पहला जो मॉडल दिया एटम के हवाले से वो डाल्टन्स ने दिया था, और डाल्टन्स का जो मॉडल है उसके कुछ पॉस्टुलेट्स थे वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक भी है ऑब्वियसली। तो ड्रॉबैक्स की वजह से ठीक है, अब इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या था बेटा? इस डाल्टन्स के एटॉमिक मॉडल की कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो क्या था? उसमें एक तो ये था कि बेटा देखिए, एटम्स कैन बी डिवाइड, एटम हम डिवाइड कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट जब आ गया तो इसके ये चीज, ये जो पहला पॉस्टुलेट था, ये सॉरी दूसरा जो पॉस्टुलेट था उसका, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत साबित होगा। इसी तरह से आइसोटोप जब डिस्कवर हुआ ना, तो डाल्टन्स के एटॉमिक मॉडल जो है उसकी अहमियत इतनी नहीं रही जितनी पहले थी। ठीक है, सो ये दो पॉइंट्स है। एक तो आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि एटम्स कैन बी डिवाइड, आप डिवाइड कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन
and neutron can be produced. So एक तो ये था बेटा इसका ड्रॉबैक, ठीक है। और तीसरा जो दूसरा जो पॉइंट है इसका, आइसोटोप्स है, ठीक है। आइसोटोप्स आर atoms of same element, atoms of same element having different mass, having different mass and volume, ठीक है, and volume। तो ये आइसोटोप की डिस्कवरी फिर क्या करता है बेटा, डाल्टन्स के एटॉमिक मॉडल को यहाँ पे गलत साबित करता है। तो मैं क्विकली इसको मैंने बता दिया कि डाल्टन्स के एटॉमिक मॉडल क्या था। जो पहला मॉडल था डाल्टनियंस एटॉमिक मॉडल या सिंपल डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, जो हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में आपने याद रखनी है, एटम को एक्सप्लेन करने के लिए जॉन डाल्टन ने पेश किया। दूसरा जो मॉडल था बेटा, वो यहाँ पे मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, या इसको थॉमसन मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, या इसको सिंपल वाटरमेलन मॉडल फॉर एन एटम भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक ही नाम से यहाँ पे लिख रहा हूं, प्लम पुडिंग। इसकी जो बात थी ना बेटा, मैं बेसिक पॉइंट को आपको बता रहा हूँ, पॉस्टुलेट्स यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये 9th लेवल पे दिया हुआ है, आप वहां पे इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो प्लम पुडिंग के मुताबिक क्या था बेटा, देखिए थॉमसन कहता है कि भाई जो एटम है ना, ये पॉजिटिव चार्ज का एक स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके अंदर एम्बेडेड होती है। ये मॉडल था बेटा किसका, थॉमसन का, ठीक है। तो इस मॉडल के मुताबिक एक एटम क्या है, चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज का जो एक स्फीयर है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे। जिस तरह से जो वाटरमेलन का अगर आपने देखा हो तो जो एडिबल पार्ट होता है ना रेड कलर का, वो पॉजिटिव चार्ज का उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर किया हुआ है, और उसके अंदर जो सीड्स है ना, जो इसके अंदर एम्बेडेड होती है, उनको इलेक्ट्रॉन से क्या किया, तशबीह दिया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया। तो इस तरह की एटम की शेप होती है। तो यही पॉइंट मैं यहाँ पे सिंपल करके लिख देता हूं बेटा, क्या कहा कि एन एटम is a sphere of positive charge in which positive charge are uniformly distributed ठीक है, distributed, and electrons are embedded in it। ये बेसिकली इसका पोस्टुलेट था अबाउट व्हाट, एटम, ठीक है। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रिसाइज करके बनाऊं, तो ये देखिए फॉर एग्जांपल वाटरमेलन में अगर आप वाटरमेलन को काटते हैं ना, तो यू कैन से यू विल गेट दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि दिस रेड एडिबल पार्ट इज कंसिडर्ड टू बी द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको जल्दी बना लेता हूँ। ये जो रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसके दरमियान में, इसके अंदर जो है क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो इस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे अगर मैं इसको लेबल करूं, तो ये जो आपको रेड एडिबल पार्ट नजर आ रही है ना, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज कहा इसको। और ये जो आपको ब्लैक डॉट नजर आ रही है, जिसको मैंने सीड बनाया हुआ है, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन कहा, ठीक है। तो ये था प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि एटम के हवाले से मॉडल था, ठीक है। इसके पोस्टुलेट में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये दूसरा ब्रीफ हिस्ट्री था बेटा अबाउट एटॉमिक मॉडल।
जो तीसरा एटॉमिक मॉडल था बेटा, थर्ड एटॉमिक मॉडल वाज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसमें भी आप लोगों ने 9th ग्रेड पे डिटेल पढ़ी होगी, इसमें इतना डिटेल मैं नहीं बताऊंगा बेटा। देखिए रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जब पेश हुआ ना, देखिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जब आया, ठीक है, ये 1911 में तकरीबन ये आया था, ये मॉडल पेश किया था। इससे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे। बेसिकली रदरफोर्ड का इंटेंशन ये था कि भाई एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की असेंबली क्या होगी, वो किस तरह से अरेंज होगा एटम के अंदर, इस चीज को देखने के लिए बेसिकली रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने न्यूक्लियस को क्या किया, डिस्कवर किया, ठीक है। तो इसमें आपने डिटेल पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड जो स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने क्या किया था बेटा, थिन गोल्ड फाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया था, बम्बार्ड किया था, ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाली, कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली और कंक्लूजन निकाली, और फाइनली उसने एक मॉडल पेश किया जिसमें रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो एटम है हमारा, उस एटम का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अवर जो है सोलर सिस्टम की तरह है। जिस तरह सोलर सिस्टम के अंदर सन के गिर्द प्लैनेट्स क्या करता है, रिवॉल्व करता है, इसी तरह से एटम के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो ये मॉडल पेश किया था किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो ये आप लोग 9th लेवल पे डिटेल पढ़ के आए, यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं प्रिसाइसली आपको बता रहा हूँ। इसके बाद असल जो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इस मॉडल में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में एटम को, ठीक है, डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये जो मॉडल है नील बोहर ने 1913 में पेश किया, ठीक है बेटा। क्या किया, इन 1913 नील बोहर प्रेजेंटेड दिस मॉडल या थ्योरी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसमें जो पॉस्टुलेट्स है ना, उनको मैं यहाँ पे डिटेल तो नहीं लिखूंगा, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बताऊं आपको, तो पॉस्टुलेट्स में कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखनी है पॉस्टुलेट्स की, ठीक है। और इस पॉस्टुलेट में क्या था बेटा, जो पहली बात है मैं इसको स्ट्रक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बोहर कहता है कि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है ना, ठीक है, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, और लेट एज्यूम कि ये उसका क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑर्बिट। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मामला क्या है। देखिए पॉस्टुलेट के मुताबिक क्या है, रदरफोर्ड कहता है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। इस फिक्स सर्कुलर पाथ को इसने क्या कहा, पहली दफा ऑर्बिट का नाम रदरफोर्ड ने यूज किया, ठीक है। इसको शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट रदरफोर्ड के मुताबिक क्या था बेटा कि जो जो ऑर्बिट होंगे, ठीक है, हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, ठीक है। और एनर्जी में चेंज तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। मिसाल के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है या इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करते हैं, तो उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। अगर आउटर से इनर में आना है, या फिर सिंपल अगर हम कहें कि हायर एनर्जी लेवल से इनर एनर्जी लेवल में आना है, तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये इसका पॉस्टुलेट है। और डिफरेंस इन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया था, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू, ठीक है। ये H न्यू क्या है, इसमें डिटेल हम नहीं देख रहे हैं, बस सिंपल मैं आपको वैसे बता देता हूँ। डेल्टा E इज द चेंज इन एनर्जी, E2 is the energy of higher orbit,
E1 इज द एनर्जी ऑफ इनर लोअर ऑर्बिट, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड होती है, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉट v, दिस इज न्यू, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, सैंपल है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। तो ये एनर्जी के जो है उन्होंने क्या दिया, रिलेशन दिया। और एक आखिरी में एक लास्ट पोस्टुलेट थी कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोस ऑर्बिट, ठीक है, ये सिंपल हम कहे तो एन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन दोस ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of nh/2π। इसके मुताबिक क्या था बेटा कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर हमेशा रिवॉल्व करेगा जिसकी एंगुलर मोमेंटम क्या हो, nh/2π का लाजमी मल्टीपल हो, nh/2π, ठीक है। अब यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस of the circular path, n is the number of shell, h is the Planck's constant and 2π is the constant, ठीक है। तो ये बेसिकली लास्ट पोस्टुलेट थी बेटा, इस पोस्टुलेट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये 9th लेवल पे भी इनको इतना डिटेल की एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फर्स्ट ईयर के लेवल पे आपने एक चीज याद रखनी है कि रदरफोर्ड ने एक और काम भी बड़ा अच्छा किया था, लेकिन अब आपके सिलेबस से निकाल दिया। पहले फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बड़ी डिटेल में हुआ करता था, इसकी पूरी डेरिवेशन भी होती थी, लेकिन अब उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, रेडियस, ठीक है, उसकी एक डेरिवेशन थी, और दूसरा एनर्जी, मिसाल के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उस फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, सेकंड शेल में हो तो एनर्जी क्या होगी, थर्ड में हो तो एनर्जी क्या होगी, इसकी पूरी डेरिवेशन थी। लेकिन अब आपके सिलेबस से निकाल दिया, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इसमें बोहर का रेडियस में अभी डिस्कस कर रहा हूं, बोहर रेडियस, चलिए मैं इसको बोहर रेडियस का नाम से यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इससे पूरी एक डेरिवेशन करने के बाद फाइनल एक इक्वेशन उसने ऑब्टेन किया, दैट वाज, याद रखनी है, आर एन, ठीक है। दिस आर एन मींस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, दिस वुड बी इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई z। यहां पे ना बेटा कि जो r है ना, ठीक है, इसका मतलब ये जरा मैं डायग्राम से जरा बनाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, और इसमें लेट्स सपोज कि ये पहला ऑर्बिट है या पहला शेल है, ये दूसरा ऑर्बिट या दूसरा शेल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे है और उसके अंदर इसके अंदर यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूं। अब देखिए न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, इसको हम कहेंगे रेडियस, तो यहाँ पे हम r1 कहेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, और अगर यहां से लेकर यहां तक अगर हम डिस्टेंस निकालें तो इसको हम क्या कहेंगे, r2। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कितनी दूरी पे मौजूद है उसको निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे ना बेटा r रेडियस है, n इज द नंबर ऑफ शेल, और यहाँ पे चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, n क्या चीज है बेटा, n इज द नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। यहाँ पे भी n स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ शेल ही है, ठीक है। z क्या चीज है बेटा, z इज द एटॉमिक नंबर, और ये जो आपको नजर आ रही है a नॉट, दिस इज एंगस्ट्रॉम, ये लेंथ की यूनिट है, एंगस्ट्रॉम। आप इसके ना नैनोमीटर में भी ले सकते हैं, पिकोमीटर में भी ले सकते हैं, वैसे आपने याद रखेंगे प्रीफिक्स, वैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी, 1 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद अगला एनर्जी है, ठीक है, और उसके करने के बाद मैं एक प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें
हाइड्रोजन एटम के लिए हम देखेंगे कि भाई किस तरह से रेडियस फाइंड करेंगे और एनर्जी फाइंड करेंगे। अलग अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो बोहर के एनर्जी होंगे, ठीक है। तो एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना था उसके लिए भी उसने पूरी डेरिवेशन की है। उस डेरिवेशन के नतीजे में एक फाइनल इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, उस उनकी एनर्जी को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारा लेक्चर था आज, बड़ा सिंपल सा लेक्चर था जिसमें ब्रीफ हिस्ट्री थी बेटा, जिसको मैंने थोड़ा सा भी डिस्कस किया है। इससे अगला जो टॉपिक होगा उसमें बोहर की थोड़ी और कंट्रीब्यूशन है, जिसमें एक तो मैंने आपको कहा एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, और दूसरा इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हवाले से थोड़ा सा दिया हुआ है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, उसके हवाले से। और इसमें दो और उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की भी आपके बुक वालों ने, वो है ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट। ये क्या होती है इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं बेटा। और अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी सवाल करना है अपना, ठीक है। इंशाल्लाह मैं वहां पे आपका आंसर करूंगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।